देश की राजधानी दिल्ली में 16 दिसंबर 2012 की रात एक ऐसी काम को अंजाम दिया गया था जिसे सुनने के बाद आपकी रूह कांप जाएंगी। एक चलती बस में 23 साल की लड़की के साथ 6 हैवानों ने सारी दरिंदगी की हदें पार कर दी थी। हम बात कर रहे हैं निर्भया केस के बारे में। भले ही आपने इस केस के बारे में बहुत सारी किताबों में पढ़े होंगे या सुने होंगे, लेकिन मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो शायद आपने अभी तक नहीं सुना होगा। और साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि निर्भया के केस में जिस लड़के को छोड़ा गया था वो कहाँ और कैसा है। हम आपको निर्भया के एक बचे नाबालिग दरिंदे के बारे में भी बताएंगे। 10,000 रुपए और सिलाई मशीन देने की पूरी कहानी बताएंगे। इस कहानी के निर्भया का जन्म 10 मई 1990 में दिल्ली में हुआ था। वह अपने 3 बहन भाइयों में से सबसे बड़ी थी और परिवार की इकलौती ही बेटी थी। निर्भया के माता पिता ने अपने बच्चों में जरा सा फर्क किए ही निर्भया को भी अच्छी शिक्षा दी थी। निर्भया पढ़ाई में काफी तेज थी और वो हमेशा ही अपने परिवार वालों के सपने पर खरे उतरती थी और अपनी आगे की पढ़ाई करती है। आगे की पढ़ाई करते हुए वो मेडिकल फील्ड में आने की कोशिश करती है और फिजियोथेरेपी कोर्स में एडमिशन लेते हुए काफी अच्छे मार्क्स से डिग्री भी प्राप्त कर लेती है। बात 16 दिसंबर 2012 की है। छुट्टी के दिन होने के कारण निर्भया अपने एक फ्रेंड के साथ मूवी देखने के जाने का प्लान बनाती है। निर्भया के उस फ्रेंड का नाम अवनेंद्र प्रताप पांडे था और वो पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। उन दिनों सिनेमा घरों में आमिर खान की फिल्म तलाश लगी हुई थी। इस फिल्म के काफी चर्चे थे, इसलिए निर्भया अपने दोस्त के साथ प्लान बनाती है और ये दोनों पब्लिक ट्रांसपोर्ट से फिल्म देखने के लिए PVR सेलेक्ट सिटी वॉक चले जाते हैं। जब वे लोग सिनेमा हॉल आते हैं तब वहाँ काफी भीड़ होती है, जिसके कारण इन दोनों को टिकट नहीं मिल पाती है। इसलिए ये दोनों तलाश फिल्म देखने के बजाय दूसरी मूवी देखने का फैसला करते हैं। इवनिंग टाइम में शो देखने के बाद निर्भया और पांडे अपने अपने घर जाने के लिए ऑटो का इंतजार करने लगते हैं। वैसे तो रात अभी ज्यादा नहीं हुई थी, लेकिन ठंड के कारण बहुत ही कम ऑटो वाले आ रहे थे और जो जा भी रहे थे वो मुंह मांगे कीमत मांग रहे थे। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद इन दोनों को एक ऑटो वाला मिलता है जो इन दोनों को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है, मगर वे दोनों को मुनेरका बस स्टैंड तक ही लाने के लिए राजी होता है। इसके बाद वे दोनों सोचते हैं कि मुनेरका से बस लेकर द्वारका चले जाएंगे। फिर उसके बाद ये दोनों उस ऑटो में बैठकर मुनेरका बस स्टैंड तक चले आते हैं। फिर उन्हें वहां आने के बाद कोई भी सवारी अब नहीं मिलती है। हालांकि जब रात के 9:30 बज रहे थे तभी वहां से एक सफेद कलर की काले रंग की शीशे वाली बस वहां से गुजरती है। बस के गेट से एक लड़का चिल्लाते हुए बोलता है कि आप लोगों को कहाँ जाना है। जवाब में निर्भया का दोस्त बोलता है कि द्वारिका। उसके बाद बस वाला बोलता है कि हम लोग भी वहीं जा रहे हैं। इसके बाद निर्भया अपने दोस्त के साथ इसी बस में बैठ जाते हैं। जब वे लोग बस के अंदर जाते हैं तब देखते हैं कि बस के अंदर 3 और सवारी बैठे हुए हैं, इसलिए वो दोनों निश्चिंत होकर बस में ही बैठ जाते हैं। बस में मौजूद एक लड़का इन दोनों से किराए के तौर पर 10-10 रुपया भी ले लेता है। हालांकि जब वे लोग टिकट मांगते हैं तब बस वाला बदतमीजी करने लगता है। बस में टिकट न देना उस दिन आम बात थी, इसलिए वो दोनों बिना कुछ किए आराम से बैठ जाते हैं और अपनी मंजिल पर आने की इंतजार करने लगते हैं। मगर किसे पता था कि वो अब कभी भी अपने स्थान पर नहीं पहुंच पाएंगे। कुछ देर तक तो बस सही डायरेक्शन में चल रही होती है, लेकिन थोड़ी देर आगे चलने के बाद बस का ड्राइवर दूसरी रास्ते की तरफ मोड़ देता है। इस बात का अंदाजा होते ही तुरंत ही निर्भया का दोस्त बस में मौजूद लोगों से इसके बारे में पूछने लगता है। उसके बाद बस के दूसरे स्टाफ उसे समझाने के बजाय बदतमीजी करने लगते हैं और इसके बाद वो लोग उन दोनों से पूछने लगते हैं कि आखिर तुम दोनों कौन हो और इतनी रात को क्या कर रहे थे। जब निर्भया और उसके दोस्त बस के अंदर गए थे तब उन्होंने देखा था कि 3 बस स्टाफ के अलावा 3 पैसेंजर बैठे हुए हैं और उन्हें लगता है कि ये तीनों पैसेंजर ही हैं। लेकिन थोड़ी ही देर बाद ये साफ हो जाती है कि ये तीनों पैसेंजर नहीं बल्कि स्टाफ के ही दोस्त हैं। इसके बाद बस में मौजूद 6 लोग निर्भया के दोस्त से बदतमीजी करने लगता है और जब पांडे उसका जवाब देता है तब वे लोग उन्हें मारने लगता है। पहले तो वे लोग इन्हें लात और घूसों से मारते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर बाद एक बस का ही लड़का बस में उपयोग होने वाली एक लोहे की रॉड निकालता है और उसके सर पर दे मारता है। इस कारण निर्भया का दोस्त वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है और फिर इसके बाद निर्भया के साथ रूह कपा देने वाली काम को अंजाम दिया जाता है। जब वे लोग देखते हैं कि निर्भया का दोस्त बेहोश हो गया है तब वे लोग निर्भया को खींचते हुए बस के
पिछले सीट पर ले जाते हैं। अब इसके बाद इस बस में जो अंजाम दिया जाता है निर्भया को, उसे हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। बस ऐसे ही चलती रहती है और वे लोग निर्भया के शरीर को नोचते रहते हैं और ये सिलसिला 2 से 2.5 घंटों तक चलती है। बस कई स्थानों से होकर गुजरती है, लेकिन फिर भी इस बस को कोई भी नहीं रोकता है और बारी बारी से बस के अंदर 6 दरिंदे निर्भया के शरीर को नोचते रहते हैं। इसके बाद निर्भया उन लोगों से काफी लड़ती झगड़ती भी है और वो 3 लोगों को मारती पीटती भी है, लेकिन फिर भी वह उन लोगों से जीत नहीं पाती है। जब उन 6 दरिंदे का मन पूरी तरह भर जाता है तब वे लोग निर्भया को बस से कुचलने का प्लान बनाते हैं, मगर वे लोग ये भी सोचते हैं कि निर्भया का दोस्त भी मर जाना चाहिए। जिसके बाद वे लोग फिर से निर्भया के दोस्त के शरीर पर रॉड से दे मारते हैं और फिर दोनों को चलती बस से ही फेंक दिया जाता है। वे लोग उन्हें बस से फेंकने से पहले ही उन दोनों को कपड़े भी उतार लेते हैं और उनके पास मौजूद सभी सामानें भी जब्त कर लेते हैं। अभी रात के 11 बज रहे थे। बस के अंदर मौजूद सभी दरिंदे निर्भया के दोस्त को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन अफसोस वो उसे नहीं मार पाता है। और फिर बस से फेंके जाने के बाद निर्भया का वही दोस्त कुछ लोगों से मदद की गुहार लगाने लगता है, मगर काफी लोग उसे नजरअंदाज करके निकल जाते हैं। हालांकि एक अनजान व्यक्ति उन दोनों की स्थिति को देखकर पुलिस को फोन लगाती है और थोड़ी देर बाद तुरंत ही पुलिस अपने टीम के साथ वहां पर पहुंच जाती है और तुरंत ही दोनों को सफदरगंज अस्पताल में भर्ती कराई जाती है। निर्भया के साथ कितनी दरिंदगी की गई थी, इसका अंदाजा आप इस बात से निकाल सकते हैं कि निर्भया की आंत बाहर निकल गई थी, असहनीय दर्द हो रही थी, शरीर चूर चूर टूट रहा था और उसके शरीर में लोहे की रॉड भी डाली गई थी। निर्भया के इस हालत को देखकर तुरंत ही उसका इलाज शुरू की जाती है। हालत इतनी गंभीर थी कि उन्हें तुरंत ही वेंटिलेटर सपोर्ट की जरूरत पड़ती है और कुछ ही घंटे बाद निर्भया के साथ हुई इस दरिंदगी की खबर मीडिया वालों के समर्थक से पूरी देश में फैल जाती है और फिर लोग निर्भया के साथ हुए इस दरिंदगी की कहानी सुनते हैं। तब लोग बहुत ही गुस्से से भर जाते हैं और रोड पर उतरकर सरकार के विरोध ही करने लगते हैं और जल्द से जल्द ही उन गुनहगारों को पकड़ने की मांग करते हैं। देखते ही देखते ये विरोध प्रदर्शन आंदोलन का रूप ले लेती है और पूरे देश भर में निर्भया के समर्थन में प्रदर्शन होना शुरू हो जाते हैं। देश भर के लोग निर्भया के सुधार के लिए दुआ करने लगते हैं, लेकिन निर्भया की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही जाती है। यहाँ तक कि 16 दिसंबर 2012 से लेकर 19 दिसंबर 2012 तक निर्भया की 5 सर्जरी की जाती है। लाख कोशिशों के बावजूद भी निर्भया की स्थिति बिगड़ती ही जाती है। फिर उसके बाद भारत सरकार के द्वारा भारत के टॉप मोस्ट डॉक्टरों की कम्युनिटी भी बैठाई जाती है और सरकारी खर्चे पर निर्भया को तुरंत ही मेडिकल ट्रीटमेंट देने की घोषणा की जाती है। इसके बावजूद भी निर्भया की स्थिति नहीं सुधरती है और निर्भया की शरीर की तापमान बढ़ के 102 डिग्री से 103 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाती है। यहाँ तक कि इन्फेक्शन भी बुरी तरह से बढ़ जाता है। इधर सड़कों पर निर्भया के लिए लोग दुआ कर रहे थे और उधर डॉक्टर जी जान लगाकर निर्भया को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसकी स्थिति बिगड़ती ही जाती है। इसी के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में एक 26 दिसंबर को एक कम्युनिटी बैठाई जाती है और उसमें फैसला किया जाता है कि निर्भया को वर्ल्ड के बेस्ट हॉस्पिटल में भेजा जाएगा। उसके बाद निर्भया को सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ हॉस्पिटल में एयरलिफ्ट करके भेजने की तैयारी शुरू की जाती है। फाइनली 27 दिसंबर को निर्भया उस हॉस्पिटल में पहुंच जाती है और उसका इलाज शुरू किया जाता है, मगर यहां आते ही निर्भया की हालत और ज्यादा बिगड़ जाती है और फिर 29 दिसंबर सुबह के 4:45 को निर्भया इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। निर्भया के मौत के बाद उसे दिल्ली लाया जाता है और कड़ी सुरक्षा के बाद उसके शरीर को अंतिम संस्कार कर दी जाती है। निर्भया के दोस्त को कुछ दिनों के इलाज के बाद उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दी जाती है। इधर निर्भया का इलाज चल रहा था और उधर ग्राउंड लेवल पर दिल्ली पुलिस कुछ अपराधियों की खोज करने लगते हैं। रिपोर्टिंग के 24 घंटे के अंदर ही दिल्ली पुलिस ने कई सस्पेक्ट को गिरफ्तार कर भी लिया था। सीसीटीवी के आधार पर दिल्ली पुलिस वाले उस बस की पहचान भी कर लेते हैं और फिर सबसे पहले उस बस के ड्राइवर राम सिंह को पकड़ते हैं और फिर राम सिंह के बयान पर एक के बाद एक पूरे 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार अपराधियों में 30 वर्ष का राम सिंह और 26 वर्ष का उसका भाई मुकेश सिंह था। इसके अलावा पुलिस ने 20 साल के विनय शर्मा को भी गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा 19 साल के पवन गुप्ता को भी गिरफ्तार किया गया था, जो कि फल बेचने का काम करता था। इन दोनों की गिरफ्तारी बिहार और यूपी से की गई थी।
जबकि छठे अपराधी की गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश के बदायूं से गिरफ्तार किया था। शुरू के गिरफ्तारी में इस लड़के का नाम नहीं बताया गया था क्योंकि इसकी उम्र गिरफ्तारी के वक्त 17 साल कुछ महीने थी और कानूनी हिसाब से वह एक नाबालिग था, इसलिए ही उसकी पहचान गुप्त रखी जाती है। हालांकि बाद में मालूम पड़ती है कि इस आदमी का नाम मोहम्मद अफरोज था। अफरोज को आनंद विहार टर्मिनल से गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा पुलिस वालों ने एक 28 साल के अक्षय ठाकुर नाम के एक लड़के को भी गिरफ्तार किया था, जो बिहार के औरंगाबाद का रहने वाला था। सभी अलग अलग बैकग्राउंड के थे और कुछ दिन पहले ही इन सब की दोस्ती हुई थी और घटना वाली रात ये लोग पार्टी करने के मुंड में ही निकले थे। ये लोग कई सारी खाने पीने की सामान खरीद कर बस में रख लेते हैं और शिकार के लिए निकल जाते हैं। वैसे बहुत कम लोग जानते होंगे कि निर्भया के साथ इस कांड को करने से पहले उसने एक 45 साल के आदमी को भी लूटा था और उस आदमी का नाम रामाधीर सिंह था। रामाधीर सिंह पास से गुजरने वाले पुलिस वालों को भी इस बात की जानकारी देते हैं, लेकिन वे लोग उसकी बात पर ध्यान नहीं देते हैं। अगर शुरू में ही पुलिस वाले रामाधीर सिंह के इस घटना को सीरियसली ले लेते तो इतना बड़ी घटना नहीं होता, मगर उन्होंने कुछ भी नहीं किया। सभी अपराधियों की गिरफ्तारी के बाद उनकी एक आइडेंटिफिकेशन क्रिएट कराई जाती है और फिर निर्भया के दोस्त उन सभी 6 अपराधियों को पहचान कर लेता है। फिर इन लोगों पर मामला दर्ज होते हुए आगे की कार्रवाई शुरू की जाती है। मामले की सुनवाई चली रही होती है कि 11 मार्च 2013 को निर्भया केस के ही एक अपराधी तिहाड़ जेल में सुसाइड कर लेता है। इसके अलावा 1 सितंबर 2013 को उस अपराधियों में से एक नाबालिग बच्चे को सुधार गृह भेज दिया जाता है, जबकि बाकी बचे 4 अपराधियों पर बलात्कार सहित हत्या का भी आरोप लगाया जाता है। और फिर इन लोगों को 13 सितंबर को फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा उन सभी को मौत की सजा सुनाई जाती है। ये सभी अपराधी मौत के सजा के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में अपील करते हैं और दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा भी निचली अदालत के इस फैसले को भी बरकरार रखी जाती है। इसके बाद ये लोग सुप्रीम कोर्ट में भी अपील करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी 5 मई 2017 को इन सभी की फांसी की सजा बरकरार रखी जाती है। इसके बावजूद भी ये सभी अपराधी एक के बाद एक अपनी विकल्पों का यूज करके इस फांसी के सजा से बचने की कोशिश करते हैं, मगर सुप्रीम कोर्ट के बाद सभी हत्यारों की प्रेसिडेंट द्वारा भी इनकी पिटीशन रिजेक्ट कर दी जाती है और फाइनली इन सभी अपराधियों को 20 मार्च 2020 को तिहाड़ जेल में फांसी दी जाती है। निर्भया के 4 अपराधियों को तो फांसी की सजा हो गई और एक ने तो खुद ही सुसाइड कर लिया, पर एक का क्या हुआ? जैसा कि हमने आपको बताया कि इस केस को अंजाम देते समय एक लड़का नाबालिग था, इस कारण उसे सिर्फ 3 साल की ही सजा हुई और उसे सुधार गृह भेज दिया गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस नाबालिग का नाम मोहम्मद अफरोज था। 3 साल की सजा के बाद सुधार गृह से मोहम्मद अफरोज को बेहद ही गुपचुप तरीके से दूसरी जगह भेज दी जाती है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अफरोज को नई जिंदगी शुरू करने के लिए सरकार द्वारा 10,000 रुपए और एक सिलाई मशीन भी दी जाती है ताकि वह अपनी काम करके जिंदगी सुधारे। फिलहाल अफरोज कहाँ रह रहा है, इस बात की जानकारी आधिकारिक तौर पर किसी को भी नहीं है, क्योंकि देश के कानून के मुताबिक नाबालिगों की सुरक्षा करना कानून की ही जिम्मेदारी है। चिल्ड्रन एक्ट 2014 के मुताबिक जब कोई नाबालिग अपनी सजा पूरी करके बाहर निकलता है तो उसकी पुनर्वास की व्यवस्था करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या इस बच्चे को ऐसे छोड़ देना चाहिए था? कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही क्राइम से जुड़ी अपडेट के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।